मार्केट आईपीओ मार्केट में जिस तरह का एक्शन हम देख चुके हैं, पिछले दिनों भी हमने देखा कई सारी बड़ी दिग्गज कंपनियां लिस्टेड कैटेगरी में एंट्री कर रही थी और आने वाले दिनों में भी आईपीओ मार्केट में लिस्ट काफी लंबी है। ऐसे में हाउ बिग इज इट अ कंसर्न फॉर द सेकेंडरी मार्केट और साथ ही आईपीओ मार्केट में जो निवेशक एंट्री के बारे में सोच रहे हैं उन्हें किस तरह की स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी चाहिए? ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर आप देखें कैलेंडर ईयर 2024 में इंडिया में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ आईपीओ वर्ल्ड में आए हैं। 24% of the total IPOs in the world came from India, and 9% of the total value of all the IPOs in the world came from India. तो because times are good, जिसको जहां मिल पा रहा है वो पैसा उठा रहा है। QIPs बोल लीजिए, IPO, पाइपलाइन बहुत ज्यादा लंबी है। बहुत केयरफुली आपको बेसिकली सब स्टॉक्स में तो डेफिनेटली वैल्यू नहीं है, बहुत पिक एंड चूज करना पड़ेगा। और कई आईपीओ जो बहुत बड़े बड़े आईपीओ अगर डिस्काउंट में खुलते हैं तो वो एक डैम्पनर डेफिनेटली रहेगा, पर उससे सेकेंडरी मार्केट्स को डेफिनेटली एक बूस्ट मिलेगा। तो जितना आईपीओ ज्यादा होगा सेकेंडरी मार्केट पर प्रेशर उतना ज्यादा रहेगा, और जितना आईपीओ कम रहेगा सेकेंडरी मार्केट पर प्रेशर उतना कम रहेगा। पर ये पाइपलाइन खत्म होती लगती तो नहीं है अभी भी। दिसंबर के महीने में भी लंबी चौड़ी आपकी आईपीओ की पाइपलाइन है, 20,000 करोड़ प्लस। ये सब पैसा आएगा कहाँ से? सिर्फ रिटेल एसआईपी फ्लोज या आपके एफआई फ्लोज प्राइमरी मार्केट में डेफिनेटली पॉजिटिव हैं। तो बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है कि वैल्यूएशन क्या है। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा कोई सस्ते तो आ नहीं रहे हैं, बहुत केयरफुली रहना पड़ेगा। मनीष भाई, एक चीज़ आप भी जानते हैं, जब भी डोनाल्ड ट्रंप बतौर प्रेसिडेंट रहते हैं यूएस के, तो सबकी नज़र उनके कामकाज के तरीके पर रहती है और वो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन ट्विटर या फिर आजकल एक्स के ज़रिए ही शेयर करेंगे। अभी कल परसों उन्होंने ब्रिक देशों को फिर से कहा है कि देखिए डॉलर वगैरह को आप ज़्यादा तवज्जो दीजिए, अपनी करेंसी के बारे में ज़्यादा ना सोचिए। मेरे को लग रहा है कि जब तक वो पूरी तरह से शपथ नहीं ले लेते, कम से कम 1-1.5 क्वार्टर का काम नहीं देख पा रहे, ये समझना और एक क्यास लगाना भी बड़ा मुश्किल है वो किसके फेवर में है और किसके अगेंस्ट में है। ये तो सिर्फ एक कैलकुलेशन है ना, प्रोबेबिलिटी है कि हाँ इंडिया के शायद वो फेवर में रहें। तो क्या हमको ग्लोबल मार्केट्स में थोड़े इस तरह के एक्सीडेंट्स या इस तरह की एकदम से कोई खबर आने के लिए प्रिपेयर रहना होगा अपने माइंडसेट के साथ? 100% वो जो बोल रहे हैं उनको नजरअंदाज करना घातक रहेगा, क्योंकि वो यही बोल रहे हैं कि हम इंडिया अमेरिका को ग्रेट करेंगे और जितनी प्रोडक्शन बाहर गई हुई है अमेरिका की उसको वापस लेके आएंगे और टैरिफ बढ़ाएंगे। बेसिकली अगर टैरिफ बढ़ती है और रिटेलिएटरी टैरिफ होती है तो एक ट्रेड वॉर का सिनेरियो होता है जिससे पूरी ग्लोबल जीडीपी में स्लो डाउन आएगा। बट क्या ये सिर्फ कहना है और नहीं करना है? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो एटलीस्ट 50 से ज्यादा % तो प्रोबेबिलिटी है कि वो आएगा ही। और इसमें सबसे वल्नरेबल आपकी इमर्जिंग मार्केट्स है, क्योंकि सारा दुनिया का पैसा जो इमर्जिंग मार्केट्स में आज की डेट में वो वापस यूएस की तरफ जा रहा है। आप देखिए कि एफआईएस की बिकवाली पूरे इमर्जिंग मार्केट्स में हो रही है और पैसा वापस यूएस की तरफ बढ़ रहा है। तो चूंकि यूएस की बैलेंस शीट बहुत अच्छी नहीं है, बट वो सेफ हेवन है, एक सेफ हेवन करेंसी है। जब भी कोई भी क्राइसिस आता है वर्ल्ड में तो सब कोई यूएस डॉलर की तरफ भागते हैं, और यूएस डॉलर इंडेक्स जो इतना स्ट्रांग हो रखा है वो आने वाले दिनों में जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स होंगे उससे और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और इमर्जिंग मार्केट्स उतना ही वल्नरेबल रहेगा। तो जो वो कह रहे हैं वो बेसिकली सिर्फ चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव नहीं है, पूरे इमर्जिंग मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव। कितना टैरिफ किस कंट्री के अगेंस्ट में होता है वो तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा, बट डायरेक्शनली इट इज नॉट वेरी गुड फॉर इमर्जिंग।